मैक्रोफेजेस इसको कैसे इनगल्फ करते हैं, ये अल्वेओलर मैक्रोफेज है, ये माइकोबैक्टीरियम है, तो यहाँ पे कुछ वेनोज बाइंडिंग या कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो जनरल पैथो में आपने पढ़े हुए हैं, तो उनकी मदद से ये इनगल्फ होगा और अंदर आ जाएगा। अब जब ये अल्वेओलर मैक्रोफेजेस के अंदर आ गया है तो असूलन तो ये होना चाहिए ना कि मैक्रोफेजेस क्योंकि फैगोसाइटोसिस करता है तो इसको खा जाए, लेकिन क्योंकि इसके पास एक लैम फैक्टर होता है तो ये फैगोसाइटोसिस को रेजिस्ट कर देता है और अल्वेओलर मैक्रोफेजेस के अंदर इसकी जो फैगोसाइटोसिस होनी है वो नहीं होगी। अब जब फैगोसाइटोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, ये अंदर रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। सो इसकी अंदर बहुत ज्यादा क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये अंदर रेप्लिकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये लंग्स को ज़ाहिर इफेक्ट भी करेगा। उसके बाद जब ये लंग्स को इफेक्ट करता है तो जो लीजन क्रिएट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई लंग्स के लेवल पे, उसे हम गॉन्स फोकस कहते हैं। सही है। अब वो कह रहा है कि ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये 3 वीक्स तक कंटिन्यू रहता है और 3 वीक्स तक पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। इसको हम कैरियर स्टेज भी कह सकते हैं। सो ये वो 3 वीक्स की स्टेज है जो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके पास अपीयर होती है। अब सेकेंड चीज आ जाती है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा क्या, आफ्टर 3 वीक्स हमारे पास यही जो मैक्रोफेज है बहुत सारे के अंदर रेप्लिकेट कर रहा होगा, लेकिन एक आध या 2-3 मैक्रोफेजेस जिनमें ये रेप्लिकेट करता है, ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये माइक्रोबियल एंटीजन को प्रोसेस करेंगी। ठीक है, और ड्रेनिंग लिम्फ नोड के थ्रू लिम्फ वेसल्स के थ्रू ड्रेन होंगी टुवर्ड लिम्फ नोड और वहां पे जाके प्रेजेंट करेंगी CD4 T सेल्स को। सही है, तो हमारे पास यही जो मैक्रोफेजेस हैं, अपने क्या याद रखना, मैंने आपको पहले सारी बात बताई हुई है कि ये मैक्रोफेजेस विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल्स ड्रेन करके जाएंगी कहाँ पे, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जाके इन्होंने फर्दर रेप्लिकेट करना है, कुछ लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट कॉज करनी है और इस एनलार्जमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, गॉन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वहां पे ये मैक्रोफेज प्रेजेंट एक्ट करेगा एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को प्रेजेंट करेगा CD4 T सेल्स को। ठीक है, अब ये जो CD4 T सेल्स हैं इन्होंने आगे से एक्टिवेट करना है किसको, टाइप 1 हेल्पर सेल्स को। ठीक है, और जब टाइप 1 हेल्पर सेल्स हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे तो उन्होंने क्या करना है, टाइप 1 हेल्पर सेल्स ने आगे से रिलीज करना है इंटरफ्यूरॉन गैमा। ठीक है, इंटरफ्यूरॉन गैमा क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा इन्हीं मैक्रोफेजेस को कि आप लोगों ने ही मारना है, आप ही हिम्मत करें, आप ही काम करें। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, माइकोबैक्टीरियम जो था या जो भी था वो लंग्स में आया, लंग्स में रेप्लिकेट हुआ, लिम्फ नोड में चला गया, लिम्फ नोड में CD4 सेल्स ने टाइप 1 हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट किया, उन्होंने इंटरफ्यूरॉन गैमा रिलीज किया और वो इन्हीं मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेंगे कि आप लोग ही एक्टिवेट हो और आपने जो करना है वो करना है। ठीक है, सो एक तो हमारे पास मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन हो गई और जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तो इनका वो जो किलिंग प्रोसेस है वो इनहैंस होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह बनेंगे जो फर्दर किलिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने अगेन डिवाइड कर दिया, मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ कि एक तो आपके पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बनेगा, ये ट्यूमर नेक्रोटिक टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर जो भी है ये मोनोसाइट्स को बहुत ज्यादा रिक्रूट करेगा, यानी मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करेगा। मोनोसाइट जब आएंगे तो जाहिर है वो मैक्रोफेजेस बन जाएंगे और मैक्रोफेजेस जब वो बनेंगे तो वो आपको ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। एक बात, इससे आपके पास ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन जो है वो फेवर होगी। दूसरी बात ये कि ये बनाना शुरू कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को और जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास बनेगा तो वो क्या करेगा, माइकोबैक्टीरिया की किलिंग में हेल्प करेगा। पैथोजेनेसिस आप इस तरह लिख देना पेपर में आती है तो मोर देन एनफ है। और साथ ही साथ कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी बनती हैं, वो भी आपको किलिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये बात आ जाती है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन जो कि तीसरा स्टेप है। एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गए और अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। तो वही वाली बात है कि ना सिर्फ हमारे पास जो है वो मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट हुई कि वो माइकोबैक्टीरिया को किल करें, बल्कि देखो ना, जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा जो है इसको मारे, अब साथ में ऐसे ही होगा कि बहुत सारे बंदे आके ना इसको घेर भी नहीं ताकि इसको बचने की राह ना मिले। तो मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट होते हैं इसको मारने के लिए और फर्दर वहां पे रिक्रूट भी किए जाते हैं ताकि वो उसके इर्द गिर्द क्या करें, एक झुमगट्टा सा बना ले। मैक्रोफेजेस होते हैं और उनकी साइड्स पे हमारे पास लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। तो यूं आपके पास क्या बन जाता है, ग्रैनुलोमा। ये बात मैं बता के तक गई हूँ कि ग्रैनुलोमा में सेंटर में नेक्रोसिस होगी, मैक्रोफेजेस होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे। ये मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेटेड स्टेज में है तो हम इन्हें एपिथेलॉइड सेल कहते हैं और जब ये 2-3 यूनाइट हो जाएंगे तो ये जाइंट सेल भी होगा। तो ये कुछ कॉम्पोजिशन होती है ग्रैनुलोमा की। कुछ टाइम के बाद इस ग्रैनुलोमा में दायरा कीजियस नेक्रोसिस हो रही है, फिर वहां पे हमारे पास कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फाइब्रोसिस होगी, देन स्कारिंग होगी और बात खत्म हो जाएगी। अगर तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट हुआ, अगर ना हुआ तो ये फर्दर प्रोग्रेस करेगा। कैसे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ तक हो गई बात पैथोजेनेसिस की। ये मैं पैथोजेनेसिस आपको आपकी बुक से भी दिखाती हूँ।
ताकि कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। सो यहाँ से जी टीबी का टॉपिक जो है वो आपकी बुक में स्टार्ट हो रहा है। ये इसकी वो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बाद उसने बताया हुआ है ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर उसको एड्स है, HIV पॉजिटिव है, पुबर्टी है, तो वो उसके अंदर फैल सकते हैं। यहाँ पे उसने उसकी डिटेक्शन के बारे में बात की हुई है, ठीक है। एंड देन उसने बात यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि इन्फेक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिजीज से। एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि रॉड शेप होता है, स्टेनिंग एसिड फॉस बेसिलाई है, और माइकोबैक्टीरियम बोविस वगैरह नहीं इतना कॉज करते ना एवियम, बल्कि ह्यूमनस कॉज करता है। पैथोजेनेसिस में मैंने अब आपको ये चीजें पढ़ाई हैं कि पहले ये मैक्रोफेज में एंटर करता है, फिर ये मैक्रोफेज में रेप्लिकेट करता है, देन हमने कहा कि वो माइग्रेट करता है। जब माइग्रेट करता है तो डेवलपमेंट होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, CD4 टाइप 1 और इंटरफ्यूरॉन की मदद से, और वहां पे कैसे हमारे पास ये सारी की सारी चीजें बनती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन कॉज करता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी में क्या डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले अगर आप बुक की वाली डायग्राम भी देखें ना, तो ये भी मोर देन इनफ है कि ये आपके पास मैक्रोफेज है, मोनोसाइट की मदद से माइकोबैक्टीरिया इंटरनलाइज हुआ। इंटरनलाइज होने के बाद फैगोसाइटोज नहीं हुआ, बल्कि इसने अंदर आके क्या करना शुरू कर दिया, फैगोसोमल सिस्टम को अरेस्ट कॉज कर दिया और यहाँ पे इससे रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। जब ये बहुत ज्यादा रेप्लिकेट हुआ तो 3 वीक्स के बाद ये चला गया ड्रेडिंग लिम्फ नोड में, वहां पे CD4 सेल्स की मदद से ये प्रेजेंट किया गया, और आगे हमारे पास एक्टिवेट हुए T सेल्स, और T में से BT टाइप 1 हेल्पर सेल्स, जिन्होंने इंटरफ्यूरॉन रिलीज करके इसी मैक्रोफेज को फर्दर एक्टिवेट किया ताकि वो इसकी किलिंग करे। ना सिर्फ ये बल्कि मोनोसाइट को रिक्रूट भी कराया, जिन्होंने इसके इर्द गिर्द आके ग्रैनुलोमा बनाया। बाद में नेक्रोसिस वगैरह और कैल्सिफिकेशन और स्कारिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो अगर आप ये डायग्राम भी करते हैं पैथोजेनेसिस के लिए तो इनफ है, लेकिन मैंने आपको क्योंकि वर्ड टू वर्ड बताना होता है, तो मैंने आपको ये सारी बात बता दी है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीबी आ जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी टीबी जो है वो हम लोग कहते हैं फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन को, जो पहली दफा होता है वो हमारे पास प्राइमरी टीबी कहलाता है। सेकेंडरी टीबी यानी कि जो रीएक्टिवेट होता है या री इन्फेक्शन होते हैं, कुछ टाइम के लिए इन्फेक्शन दब गया, जैसे आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुए, वो इन्फेक्शन फिर से जाग उठा, ऐसे इन्फेक्शन को कहते हैं, सही है। प्राइमरी टीबी जो है इसमें 95% जो पेशेंट है वो क्योर हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, जबकि इसमें लेस चांसेस होते हैं। उसके बाद प्राइमरी टीबी के लिहाज से आपने याद रखना है कि इसमें प्राइमरीली लंग्स ही इफेक्ट होती हैं, लेकिन सेकेंडरी टीबी जो है ये ज्यादातर प्रोग्रेस करती है बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरफ भी। प्राइमरी टीबी के अंदर जो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है ना वो काफी ज्यादा मिलती है, यानी लिम्फ नोड बहुत ज्यादा इनलार्ज होते हैं, जबकि सेकेंडरी टीबी में लिम्फ नोड की जो रिक्रूटमेंट या इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी कम होती है। एक और बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ग्रैनुलोमा बनता है, कैल्सिफिकेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है, स्कारिंग हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पे आपके पास कैविटेशन भी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैविटेशन होती है। उसके बाद प्राइमरी टीबी की जो लीजन्स होती हैं वो इंट्रालोबार लीजन्स होती हैं, लोब के इर्द गिर्द होती हैं, जबकि सेकेंडरी में आपने याद रखना है एपिकल लीजन होती हैं। वो सिनेरियो में मेंशन करेगा एपिकल लीजन हमें मिली है और कैविटेशन मिली है, लिम्फ इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो आपने समझ जाना है सेकेंडरी टीबी की बात हो रही है। लिम्फ नोड बहुत एनलार्ज थे, इंट्रालोबार लीजन थी, तो फिर आपने समझ जाना है प्राइमरी टीबी की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं मॉर्फोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगी बेटे, तो अगेन इन्होंने वही वाली बात जो है उसको बार बार रिपीट किया हुआ है। अब फिर भी मैं आपको मॉर्फोलॉजी दोबारा से बता देती हूँ। तो बुक के अंदर उन्होंने मॉर्फोलॉजी को बताया हुआ है कि प्राइमरीली तो जो हमारे पास बेसिलाई होते हैं वो जाके आपकी लंग्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जब ये लंग्स को इफेक्ट करते हैं तो लंग्स के अंदर जो है वो लोबार एरिया के करीब ये छोटी छोटी हमारे पास स्मॉल एरियाज कंसोलिडेशन के क्रिएट होते हैं, लीजन्स होती हैं जिनमें नेक्रोसिस वगैरह हो रही होती है। लंग्स के लेवल्स पे जब तक ये हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, गोन्स फोकस कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन होती है और लिम्फ नोड को भी इनलार्ज करना शुरू करती है, तो लिम्फ नोड के अंदर जब लीजन चली जाती है तो हम उसको बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है और आपके पास ग्रैनुलोमास बनते हैं, और ग्रैनुलोमा में जितनी भी कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस वगैरह होती है तो इस चीज को हम लोग रेंकीस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो प्राइमरी टीबी के अंदर लंग्स के लेवल्स पे आपने ये 3 टर्म्स जो है वो याद रखनी है, जिसमें हमने गोन्स कॉम्प्लेक्स की बात कर दी, गोन्स फोकस की बात कर दी और रिंकीस कॉम्प्लेक्स की बात की। ये जो प्राइमरी टीबी है इसके कंसिक्वेंसेज ये हैं कि एक तो पेशेंट जो है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, दूसरी बात है रीएक्टिवेट हो सकती है, या ये प्रोग्रेसिव में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब आ जाती है सेकंड बात सेकेंडरी टीबी की। सेकेंडरी टीबी वही है जो कि रीएक्टिवेट होती है या री इन्फेक्शन होता है। उसके बाद आपने याद रखना है ये एपिकल लीजन कॉज करती है, एपेक्स तक लोकलाइज भी हो सकती है, या फिर ये क्या भी कर सकती है, सेकेंडरी टीबी स्प्रेड भी कर सकती है, ठीक है। अगर लोकलाइज है तो एपेक्स तक है, या फिर दूसरी बात ये है कि सेकेंडरी टीबी स्प्रेड करती है। अब ये स्प्रेड कैसे करती है, 3 रूट्स के थ्रू करती है, या तो ये लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करेगी,
या ये वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करेगी, ब्लड वेसल्स के थ्रू डाइजेमिनेट होगी टुवर्ड ऑल ऑर्गन्स, या फिर ये कैविटीज के थ्रू भी स्प्रेड कर सकती है। अब बुक के अंदर उसने वो बातें थोड़ी बहुत लिखी हुई, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इनिशियली तो ये कंसोलिडेशन कॉज करती है जो लेस देन 2 मिलीमीटर होता है लंग्स के एपेक्स के ऊपर यूजुअली, ठीक है। वहां पे ये एक शार्पली सर्कमस्क्राइब फिल्म वाइट टू येलो लीजन कॉज करती है जिसमें सेंट्रल कीजिएशन, पेरिफेरल फाइब्रोसिस हो सकती है, ग्रैनुलोमा वगैरह होता है। समटाइम्स ये लोकलाइज है या फिर ये प्रोग्रेस करेगी। अब जब ये प्रोग्रेस करती है ना तो प्रोग्रेशन में भी आपने याद रखना है, स्प्रेड में भी 2 पैटर्न हो सकते हैं, या तो पूरी लंग के अंदर ये प्रोग्रेस करेगी जिसे हम मिलरी टीबी कहते हैं, या फिर ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी करेगी जिसे प्रोग्रेसिव टीबी कहते हैं, ठीक है, सिस्टेमिक कहते हैं। मिलरी पल्मोनरी टीबी जो सिर्फ लंग्स के लेवल पे स्प्रेड कर रही है, एंड सिस्टेमिक जो पूरे वहां पे उसमें स्प्रेड करी है। पर अब मैं आपको बुक से दिखाऊं तो बुक में उन्होंने बड़ा आसान सा लिखा हुआ है सेकेंडरी टीबी के अंदर कि इसने कैसे, अब आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो कि ये अगर फैल जाएगी तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएगी, और जब ये प्रोग्रेसिव हो जाएगी तो फिर ये अगर तो आपके एयरवेज को इन्वॉल्व करती है तो एंडोब्रोंकियल, एंडोट्रैकियल या लेरेंजियल हो सकती है, या फिर ये सिस्टेमिक हो जाएगी यानी ये इन्वॉल्व करना शुरू कर देगी लिवर को, बोन्स को, एड्रीनल ग्लैंड्स को, मेनिंजेस को, किडनीज को, फेलोपियन ट्यूब, एपिडेमाइडस को। वही बात है कि ब्रेन के अंदर ये कॉज करेगी मेनिंजाइटिस, एड्रीनल इनसफिशिएंसी करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करेगी तो ये याद रखना है, वर्टिब्रा को तो पॉट्स डिजीज ये कॉज करेगी, लिम्फ को इन्वॉल्व करेगी तो लिम्फेंटाइटिस करेगी, इंटेस्टाइन्स को इन्वॉल्व करेगी तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस करेगी, ठीक है। सो ये बहुत सारी बातें आप रीड कर सकते हैं, कोई मसला हो मुझसे पूछ लेना। क्लिनिकल फीचर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि पेशेंट जो है उसकी कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब इसको बुखार होता है लेकिन शाम के टाइम होता है, नाइट स्वेट्स, यहाँ पे भी आप देखें, आप समझ जाएं टीबी की बात हो रही है। जिसके बाद वो नाइट स्वेट्स के साथ कहेगा इसको क्रॉनिक कफ भी है, साथ बलगम भी आ रहा है, मलेज भी है, वेट लॉस भी है, खाना पीना भी इसका कम हो गया है, तो फिर आप टीबी की तरफ सोच सकते हैं। रूल आउट करने के लिए आपने याद रखना है कि रूल आउट करने के लिए ना डायग्नोसिस के लिए आप जो है वो स्पूटम की एग्जामिनेशन करते हो, स्पूटम के अंदर स्पूटम का कल्चर भी कर सकते हो, उसके बाद स्पूटम की स्कैनिंग भी कर सकते हो, पीसीआर भी कर सकते हो। दूसरी बात ये कि हम लोग इसके लिए ट्यूबरकुलिन या मोन्टॉक्स टेस्ट करते हैं जिसकी हमने बहुत ज्यादा बात की है। तीसरी बात ये कि हम जो है वो बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी में आपको टिश्यू के लेवल पे, लंग्स के लेवल पे बहुत सारे ग्रैनुलोमास मिलेंगे। उसके बाद हम स्टेनिंग भी करते हैं तो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है इसकी आती है। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे भी करते हैं, चेस्ट एक्सरे पे हमें वहां पे सामने कंसोलिडेशन और हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिलती है। आप गूगल पे लिख के देखना कि चेस्ट एक्सरे या आगे आपको मेडिसिन वगैरह में और पीड्स में काम आएंगे कि चेस्ट एक्सरे टीबी का किस तरह से नजर आता है। तो ये सारी चीजें आपने डायग्नोसिस में लिख देनी है कि यानी आप इसका स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हो, स्पूटम कल्चर कर सकते हो, स्पूटम की स्टेनिंग कर सकते हो, उसके बाद मोन्टॉक्स टेस्ट कर सकते हो डिटेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। लैब के अंदर आप उसके अलावा आप इसका वो ब्लड सीपी करते हो जिसमें टीएलसी काउंट और ईएसआर जो है वो रेज्ड मिलता है। उसके बाद बायोप्सी करते हो जिसमें ग्रैनुलोमा मिलेंगे, स्टैनिंग में एसिड फास्ट बेसिलाई मिलेगा, चेस्ट एक्सरे पे हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी, कंसोलिडेशन मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। और बुक में बस इतना ही लिखा हुआ। उसके बाद कुछ नॉन माइक्रोबैक्टीरियम डिजीजेज हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगेन ये आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नमूनिया जो लोग होते हैं उनमें इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होते हैं। अगेन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कराए जाते हैं, हमें नहीं कराए गए थे। अब लास्ट टॉपिक आपके साथ रह गया है ट्यूमर्स को मैं डिस्कस करूंगी। आई होप मैंने आपको टीबी में कंफ्यूज नहीं किया। इसकी डेफिनेशन लिखो, इसके रिस्क फैक्टर लिखो, इसकी पैथोजेनेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लिखो, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है वो लिखो, एंड देन आपके पास इसकी डिटेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस एंड ट्रीट इसको कैसे करते हैं वो आपको फार्मा में पता है, इसोनाइजेट, रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटोल और पायराजेनामाइड देख के। जो चीज रह गई है, रह नहीं गई बल्कि आपने याद रखनी है कि जब ये फैलती है तो ये डिफरेंट टिश्यूज वगैरह को इन्वॉल्व करती है, और उसके लिए आप कोर्स के लिए ये भी देख सकते हो। अगर आप इस डायग्राम को भी देखो तो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, और ये प्राइमरी इन्फेक्शन कुछ टाइम बाद हील हो जाता है अगर पेशेंट ठीक है। लेकिन अगर ये हील नहीं हुआ तो ये लेटेंट लीजन में भी जा सकता है, और कुछ टाइम के बाद कहते हैं ना इन्फेक्शन सो गया है और फिर जाग गया है, तो कुछ टाइम के बाद ये रीएक्टिवेट होकर सेकेंडरी भी बन सकता है। इसी तरह अगर ये प्राइमरी के बाद प्रोग्रेस हुआ, फैला, तो ये सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बन जाएगा। अब जो सेकेंडरी है या तो वो सिर्फ लंग्स के लेवल तक रहेगी या फिर वो पूरी बॉडी के अंदर फैलेगी, और पूरी बॉडी में जब वो फैलेगी तो वो मिलरी सिस्टेमिक टीबी कहलाएगी। सो ये इस टीबी का कोर्स है, इसको देख लेना। इसमें से कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है।